चौंकाने वाले आंकड़े हमारे सामने आए। 4 में से 1 मुस्लिम वोटर का वोट का अधिकार छीन लिया गया है। अंकित, सबसे पहले बताइए कि चुनाव आयोग ने कैसी दीवार खड़ी कर दी है जिसको लांघ के आपने बंगाल एसआईआर का पूरा खेल उजागर किया है। हर उस कम्युनिटी को टारगेट किया गया है जो एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को वोट ज्यादातर नहीं देती है। आप कह रहे हैं कि ये भारत के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। प्लीज समझाइए कैसे और आंकड़े क्या कहते हैं। इलेक्शन कमीशन ये क्यों नहीं बता सकता? ये तो इलेक्शन कमीशन नहीं कह सकता कि उसको पता ही नहीं है कितने वोटर्स हैं या कितने नहीं है। एसआईआर तो 13 बार शायद हुई है पहले, लेकिन कभी भी ये केस नहीं आया लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी, और इसका भी कोई मुझे इलेक्शन कमीशन की तरफ से प्रेस नोट नहीं मिला कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी। ये वोटरों को एडजुडिकेशन कैटेगरी में क्यों डाला गया है फिर? ये तो आपके सॉफ्टवेयर की कमी है। आप इसमें सिटीजन के ऊपर जिम्मेदारी डाल दे रहे हैं कि एक सिटीजन प्रूव करे। हमारी अपेक्षा थी कि इलेक्शन कमीशन इन सब सवालों के जवाब दे। हर 100 में से 23, ऑलमोस्ट हर 4 में से 1 मुस्लिम वोटर का हक सस्पेंडेड था। आपने इन लोगों का वोटर लिस्ट से नाम नहीं निकाला, लेकिन वो वोट नहीं कर सकते, उनका हक सस्पेंडेड है। कंपेयर टू हिंदू वोटर्स आंकड़ा कितना है, क्या कहता है? भवानीपुर में जहां हर 4 में से 1 23% अप्रोक्सीमेटली मुस्लिम्स अंडर एजुकेशन में है, हिंदूज 5.9%, यानी 4 गुना का फर्क है। नमस्कार, मैं नीरज और आपका इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। भारत के इतिहास में सब कुछ पहली बार हो रहा है, जिसे एक लोकतांत्रिक देश में कभी भी नहीं होना चाहिए था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर हर रोज एक नया दाग लग रहा है, हर रोज एक नया आरोप, वोट चोरी का, लोगों से वोट का अधिकार छीनने का और बीजेपी के लिए काम करने का। बंगाल एसआईआर पर शानदार रिपोर्ट हमारे चैनल पर जाकर आप जरूर देखें। लगता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को लग रहे दाग अच्छे लगते हैं, तभी तो आज तक उन्होंने इन सभी आरोपों का कोई जवाब नहीं दिया है और ना ही कोई जांच बैठाई है। लेकिन कल जो ऑल्ट न्यूज ने बंगाल में हुए एसआईआर को लेके जो बड़ा खुलासा किया है, उससे हड़कंप सा मच गया है। 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज भवानीपुर और बालीगंज सीट्स का वोटर लिस्ट ऑल्ट न्यूज ने कड़ी मेहनत करके खंगाला है और चौंकाने वाले आंकड़े हमारे सामने आए हैं। 4 में से 1 मुस्लिम वोटर का वोट का अधिकार छीन लिया गया है। बंगाल को एक्सपोज करने वाली रिपोर्ट में और क्या क्या है, इससे समझने के लिए हमारे साथ ऑल्ट न्यूज से अंकित जैन जुड़े हैं, जिन्होंने ये रिपोर्ट बनाई है। अंकित, सबसे पहले बताइए कि चुनाव आयोग ने कैसी दीवार खड़ी कर दी है जिसको लांघ के आपने बंगाल एसआईआर का पूरा खेल उजागर किया है। जब हमने हमने इसको करने का हमने कोशिश करी कि ये डेटा समझें, तो हर स्टेप 1 से ही, डाउनलोड करने से ही, जैसे दीवार है आपने बोला कि डाउनलोड नहीं कर सकते, एक बार में 10 ही कर सकते हो। अभी केवल भवानीपुर में 267 जोन्स हैं, यानी 27 टाइम्स मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करने के लिए कैप्चा सही डालो तो भी गलत आ जाता है, एरर है। तो एक कॉन्स्टिट्युएंसी की एक लिस्ट निकालने के लिए ये, उसके बाद जब निकाला तो फिर वो स्कैन्ड इमेज की कॉपीज हैं, वो ये कई साल से ऐसा करते हैं, लेकिन इसका कारण स्पष्ट नहीं है। उन्होंने कई बार जवाब देने की कोशिश करी है, लेकिन उनके हर जवाब पे क्वेश्चन मार्क है कि इज दैट अ वैलिड आंसर, इज दैट इन इंटरेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी एंड ट्रांसपेरेंसी। इसका कोई सही जवाब नहीं आया है। तो डाउनलोड करने में दीवार है, उसको पढ़ने में दीवार है, और अगर पढ़ने की कोशिश भी करी जाए तो उसके ऊपर वाटरमार्क लगा है क्रॉस में। ये भी बड़ा अजीब है। आप एक चेकबॉक्स दे सकते थे, यस और नो अंडर एडजुडिकेशन का। ये क्यों आपने ऐसा किया कि इसको पूरे को क्रॉस कि कोई बुजुर्ग है, हमने जो एक लगाया है एक एग्जांपल हमारी रिपोर्ट में, दैट्स अ ओल्ड वुमन, चश्मा होगा तो पढ़ने में भी मुश्किल आएगी। जरूरी नहीं है सबके परिवारों में बहुत सारे लोग हों उनकी मदद करने के लिए। क्या इस देश में एक बुजुर्ग महिला जिसका परिवार में कोई ना हो तो वो क्या करेगी? सो हर जगह चीजें आसान हो सकती थी बिना कुछ करे, नेचुरली आसान ही थी। ऐसा लगता है कि उनको बाय डिजाइन ऐसा किया गया कि वो इतना आसान ना रहे। वाटरमार्क निकाल के किसी तरह आप डेटा ले भी लो, तो उसके बाद उसके पैटर्न को समझना, कि सब तरफ से ये क्वेश्चन उठ रहे थे बिहार के टाइम से कि सारी ऑपोजिशन पार्टीज कह रही थी कि मास लेवल पे डिसइनफ्रेंचाइज किया गया है वोटर्स को, कि एक कम्युनिटी को या हर उस कम्युनिटी को टारगेट किया गया है जो
एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को वोट ज्यादातर नहीं देती है। ये सब सोचते सोचते सुनते सुनते इतनी सारी रिपोर्ट्स पढ़ते पढ़ते लगा कि हाउ डू आई गेट टू नो, हाउ डू आई अंडरस्टैंड दिस। अगर मुझे ये जानना है तो मैं कैसे जानूं। तो हमने जब कोशिश करी जानने की तो फिर ये दीवारों से समझ में आया कि क्यों नहीं है बाहर ये डेटा, क्योंकि इसको आसान नहीं रहने दिया गया है। अंकित, चुनाव आयोग ने 1.36 करोड़ वोटर्स को लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी यानी तार्किक विरोधाभास के कैटेगरी में डाल दिया है, जिसे आप कह रहे हैं कि ये भारत के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। प्लीज समझाइए कैसे और आंकड़े क्या कहते हैं। पहली बात तो आंकड़े इलेक्शन कमीशन ने अभी तक दिए नहीं। किसी पॉलिटिकल पार्टी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 60 लाख बोला, किसी ने 1.34 करोड़ बोला। सुप्रीम कोर्ट में जो लास्ट केस, जहां जो हमने आर्टिकल अपने इस आर्टिकल में लिंक किया है, वहां पे 1.34 करोड़ बोला गया। सबसे पहली बात तो ये है कि इलेक्शन कमीशन जब एक नॉर्मल सेंट्रल बोर्ड सीबीएसई अपना 10th और 12th का रिजल्ट डिक्लेयर करता है तो बताता है इतने बच्चे पास हुए, इतने बच्चे फेल हुए, लड़कियां इतने परसेंटेज पास हुई, लड़के इतने परसेंटेज पास हुए। इलेक्शन कमीशन ये क्यों नहीं बता सकता कि भाई हमने डिक्लेयर कर दी है लॉजिकल ये एसआईआर का फाइनल रोल, और इसमें इतने लोग अंडर एडजुडिकेशन हैं। ये तो पहली चीज होनी चाहिए। आपके पास समरी है, उसके बिना आप काम ही नहीं कर सकते। ये तो इलेक्शन कमीशन नहीं कह सकता कि उसको पता ही नहीं है कितने वोटर्स हैं या कितने नहीं है। सो उनके पास ये डेटा है, उन्होंने समरी डेटा नहीं रिलीज किया। कहीं कहीं से उड़ती उड़ती खबर आती है कि 60 लाख है, 1 करोड़ है, 1.5 करोड़ है। आंसर देना चाहिए। तो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी, आपका क्वेश्चन, कि जितना मुझे रिसर्च करते हुए और अपने कलीग से और लोगों से बात करते हुए समझ में आया कि एसआईआर तो 13 बार शायद हुई है पहले, रोल रिवीजन, लेकिन कभी भी ये केस नहीं आया लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी। और इसका भी कोई मुझे इलेक्शन कमीशन की तरफ से प्रेस नोट नहीं मिला कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एडजुडिकेशन। ऐसी क्या क्या चीजें होती है जिसके कारण आप अंडर एडजुडिकेशन आएंगे, और ऐसे क्या क्या तरीके हैं कि आप अपने आप को इस कंफ्यूजन से बाहर निकाल के एक लेजिटिमेट वोटर बन जाएंगे। मुझे तो अपने ढूंढने में अभी तक इलेक्शन कमीशन का ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिला। ये वोटरों को एडजुडिकेशन कैटेगरी में क्यों डाला गया है फिर? और आगे बढ़ने से पहले एक अदना सी गुजारिश कि आप मेंबर बनिए मेरे चैनल का आरफा खानम शेरवानी। अगर आप मेंबर बनते हैं, आपके समर्थन से आप मेरा हाथ मजबूत करेंगे, इतना मजबूत कि मैं सत्ता का कॉलर पकड़ के सवाल पूछ सकूंगी और जो हमारे समुदाय में हाशिए के जो तबके हैं उनकी आवाज़ उठा सकूंगी। आप यकीन जानिए, आपका एक छोटा सा सहयोग मेरे लिए इतना बड़ा होगा जिसके लिए आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अलग अलग चीजें समझ में आती है। हमारी कुछ कलीग्स हैं जो अंडर एजुकेशन थी, तो उनके पिताजी का नाम 2002 के टाइम पे बंगाली में था महालानोबिश। अब इंग्लिश में है, तो सॉफ्टवेयर ने शायद उस बंगाली को जब इंग्लिश में ट्रांसलेट किया और जब उनकी बेटी ने अपना नाम इंग्लिश में लिखा तो शायद स्पेलिंग मैच नहीं हुई, थिंग्स लाइक दैट। तो ये तो आपके सॉफ्टवेयर की कमी है। आप इसमें सिटीजन के ऊपर जिम्मेदारी डाल दे रहे हैं कि एक सिटीजन प्रूव करे। तो ऐसे ही और चीजें हैं जो सुनने में आई हैं। एज आई सेड, इलेक्शन कमीशन ने कहीं भी एक डॉक्यूमेंट नहीं निकाला है कि ये डेफिनेशन है। सो कहीं सुनने में आई है कि भाई आप 2002 रूल के हिसाब से आपके पिताजी का एज इतना था, अब आपका एज इतना है, डिफरेंस कम है। कहीं बोलते हैं कि वो एज 2002 वाला ही ले लिया, उसमें 24 साल जोड़े नहीं। सो वी डोंट नो, एंड दैट इज व्हाई कि ये सब सुन सुन के सुनाई देता है। हमारी अपेक्षा थी कि इलेक्शन कमीशन इन सब सवालों के जवाब देगा कि एक्चुअली में क्या है। तो हमने भी ऐसे सुन सुन के, जैसे मैंने आपको बताया, कहीं नाम में स्पेलिंग मिस्टेक, कहीं पेरेंट्स के साथ एज का मिसमैच, ऐसी चीजें। कहीं सुनने में आया कि किसी ने वो हिंदी में लिखा मोहम्मद, अब इंग्लिश में वो जब वो किया तो EMED हो गया कि MAD हो गया कि MUD हो गया। अब हिंदी में तो सेम है। सो अब ये जिम्मेदारी, ये सच में इस कारण हुआ है कि नहीं हुआ है, ये इसका जवाब तो इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए। लेकिन सुनते सुनते स्पेलिंग मिस्टेक्स बिटवीन पेरेंट्स एंड
the kids, age differences, things like these, which they have apparently termed as logical discrepancy. तो अंकित, अंडर एडजुडिकेशन को हम आसान भाषा में कैसे समझे, ये क्या होता क्या है? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने तो कुछ भी नहीं बताया है। हाँ, तो हम ये कह सकते हैं कि आपने इन लोगों का वोटर लिस्ट से नाम नहीं निकाला, लेकिन वो वोट नहीं कर सकते, उनका हक सस्पेंडेड है। आपने बोल दिया उसके बाद कि कोई बात नहीं, अभी टाइम है, सप्लीमेंट्री लिस्ट आती जाएगी, हम देते जाएंगे। इलेक्शन तो सिर पर है। एग्जैक्टली, इलेक्शन में आज तो 20 दिन भी नहीं बचे वोटिंग में। अभी मैं अगर एक वोटर हूं, तो मेरे को पता ही नहीं है कि मैं वोट कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो एक सिटीजन, और हमारा देश लिटरेसी का लेवल भी हमें पता है, एजुकेशन का लेवल भी हमें पता है, और पॉवर्टी का लेवल भी हमें पता है। कितने लोगों के लिए कितना मुश्किल और कितना आसान हो सकता है, ये हम सब जानते हैं। कि ये सोचना कि उस दिन मुझे क्या करना है, मैं नौकरी पे जाऊंगा, मैं मजदूर हूं, मुझे कलकत्ता रहना है, वोट करना है नहीं करना है, इतना कंफ्यूजन क्यों? हम वो देश है जो पूरी दुनिया को बोलते हैं यूपीआई हमसे सीखो। हम वो देश हैं जो हम बोलते हैं कि हम सबसे ज्यादा, हमारे पास सबसे बड़ा वोटर डेटाबेस है, हम सब लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, मैक्सिमम डिजिटल ट्रांजैक्शंस करते हैं, सॉफ्टवेयर के लिए अपने आप को एशिया की सिलिकॉन वैली बोलते हैं। वी टेक प्राइड की पूरी दुनिया में सिलिकॉन वैली में इंजीनियर्स हमारे यहाँ से हैं, देन वी कांट डू दिस, राइट? डजंट फील राइट। दो कॉन्स्टिट्यूएंसीज, भवानीपुर और बालीगंज का वोटर लिस्ट आपने खंगाला। भवानीपुर से तो खुद बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुन के आती है। आपकी फाइंडिंग्स बताती है कि भवानीपुर से 4 में से 1 मुस्लिम वोटर अंडर लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी की कैटेगरी में है, यानी उन्हें डिसएनफ्रेंचाइज कर दिया गया है, यानी सीधा सीधा उनसे वोट का अधिकार छीन लिया गया है। 28 फरवरी तक, उसके बाद 6 सप्लीमेंट्री लिस्ट आ चुकी है। उनमें वी आर होपिंग, वी आर वर्किंग ऑन इट, अगले कुछ दिनों में वो रिपोर्ट भी निकालेंगे। वी आर होपिंग कि उसमें कुछ कुछ लोग शामिल हो गए हों, बट हाँ, 28 फरवरी की फाइनल एसआईआर रूल्स में एग्जैक्टली 23%, हर 100 में से 23, ऑलमोस्ट हर 4 में से 1 मुस्लिम वोटर का हक सस्पेंडेड था। ही वॉज अंडर एडजुडिकेशन इन भवानीपुर। अंकित, हमारे दर्शकों को बताइए कि दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसीज में मुस्लिम वोटर्स की आबादी कितनी है, किस स्तर पर मुस्लिम वोटर्स का नाम काटा गया है, और क्या अन्य समुदाय से भी इस तादाद में वोट के अधिकार छीने गए? भवानीपुर में मुस्लिम पॉपुलेशन है 21.9%, लेकिन अंडर एडजुडिकेशन में है 51.8%, यानी 30% ज्यादा। अगर 100 में से 20 मुसलमान हैं, तो एडजुडिकेशन में जितने लोग हैं उनमें से 50% से ज्यादा है। बालीगंज में मुस्लिम पॉपुलेशन है वोटर्स में, इलेक्टोरेट में 54%, लेकिन एडजुडिकेशन में उनका परसेंटेज हो जाता है 76%। अगेन सेम पैटर्न है, 26%, 20% ज्यादा। यानी आबादी 20% है भवानीपुर में, एडजुडिकेशन में 50%, 30% ज्यादा। बालीगंज में आबादी 54% है, इलेक्टोरेट में परसेंटेज, एडजुडिकेशन में 76% है। सो इस पे कमेंट करने की जरूरत नहीं है, खुद सामने दिखता है। सीधा सीधा दोनों को कंबाइन करें, यानी सीधा सीधा मुस्लिम वोटर्स से वोट का अधिकार छीन लिया गया। नाउ अंकित, अब मैं ये समझना चाहता हूं कि ये दो कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कंपेयर टू हिंदू वोटर्स आंकड़ा कितना है, क्या कहता है? भवानीपुर में जहां हर 4 में से 1, 23% अप्रोक्सीमेटली मुस्लिम्स अंडर एजुकेशन में है, हिंदूज 5.9%, यानी 4 गुना का फर्क है। हर 4 में 1 मुसलमान भवानीपुर में अंडर एजुकेशन में है, और अप्रोक्सीमेटली हर 16-17 में से हिंदुओं में से 1। तो आपको ये ग्राफ हमारी रिपोर्ट में मिल जाएगा, बड़ा अच्छा सा प्रेजेंटेशन है। भवानीपुर में हिंदू कितने, मुस्लिम कितने, 4 गुना का फर्क है, 3.9 टाइम्स। बालीगंज में 17.6, यानी हर अप्रोक्सीमेटली 5 में से 1 मुसलमान, और हिंदू अप्रोक्सीमेटली वही 16 में से 1। यहां पे भी 2.7 टाइम्स मुस्लिम परसेंटेज, मुस्लिम का चांस ज्यादा है। ओवरऑल 3 गुना। ओवरऑल आप समझें दोनों में मिला के, तो 100 में से 19 मुसलमान और 100 में से 6 हिंदू, 100 हिंदू में से 6 हिंदू, 100 मुसलमान में से 19 मुसलमान, यानी 3 गुना
एक मुस्लिम की प्रोबेबिलिटी 3 गुना ज्यादा है टू फाइंड हिज वोटिंग राइट सस्पेंडेड अंडर एडजुडिकेशन। ये तो साफ साफ बताता है कि मुस्लिम वोटर्स का अधिकार छीना गया है। अंकित, क्या ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है? आपको क्या लगता है? सी, इस चीज पे आई वुड लाइक कि एज ए जर्नलिस्ट मेरा काम ये था और हमारा काम ये है कि ये डेटा छुपा हुआ था, इस डेटा पे लाइट डालो, इस डेटा पे लाइट डालो। और ये डेटा इतना, डेटा में यही अच्छी बात है कि मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि ये क्या बोलता है। ये बहुत ही साफ साफ है, हर इंसान जो ये देखना जानता है, समझना जानता है, वो देख सकता है कि इसमें कुछ पैटर्न है या नहीं है। हम 2 और कॉन्स्टिट्यूएंसी पे काम कर रहे हैं, 3 और, मालदा और मुर्शिदाबाद। हम कल उसकी रिपोर्ट निकालेंगे, आप जरूर देखिएगा और अपने दर्शकों को भी दिखाइएगा कि क्या उसमें भी ऐसा पैटर्न है या नहीं है। और ये पॉलिटिकल पार्टीज का काम है, होना चाहिए कि वो देखें कि अब इसका क्या करना है। इंस्टीट्यूशंस का काम है कि ये कैसे हो। हमारा काम ये है कि डेटा छुपा नहीं रहना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ताकि पैटर्न देखना इतना मुश्किल ना हो। अंकित, आखिरी सवाल, आपने मुश्किलें भी गिनवाई कि कैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट आसानी से वोटर लिस्ट नहीं देती। चुनाव आयोग इससे क्या हासिल करना चाहता है? यही अचीव हो सकता है कि लोग रिसर्च कम कर सकें। आई डोंट थिंक इसके अलावा कुछ भी और हो सकता है। इसके अलावा मुझे नहीं दिखता कुछ और हो सकता है कि लोगों से चीज छुपाने का क्या कारण हो सकता है। बहुत शुक्रिया अंकित, हमारे सामने ये शानदार रिपोर्ट को रखने के लिए और हमें समझाने के लिए। थैंक्स नीरज।